हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, मजेदार, मेंटली बिल्कुल काम, कंपोज्ड। हमें हमारी पूरी प्रिपरेशन पे पूरी तरीके से भरोसा है। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने पूरा डेडिकेशन के साथ में तैयारी करी है। तो बिल्कुल भी आखिरी एक हफ्ते में अपने ऊपर कोई डाउट नहीं करना है, कोई संदेह, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी संदेह अपने ऊपर नहीं लाना है। वी डिड आवर बेस्ट एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स दैट वी डिजर्व। ठीक है, हमने मेहनत करी तो हम अच्छा डिजर्व करते हैं और हम अच्छा ही लेके आएंगे। सो प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा रखना है पूरा कि हमने जो भी काम किया है, जितना भी किया है, जैसे भी किया है, जितना हो पाया उतना किया है। और कोई रिग्रेट अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब क्या होगा, रिग्रेट साइकिल शुरू होगी। अब तुमको लगने लगे यार यार ये कर लेता तो अच्छा होता, शायद पहले तैयारी शुरू कर ली होती तो अच्छा होता। तो अब इन सब बातों का कोई भी मीनिंग नहीं रहा है बच्चे। तो अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक टिल 28 अप्रैल अभी कुछ भी नहीं सोचना है इस बारे में। जितना हुआ है, जैसा हुआ है, रिवाइज करो, अच्छे से करो। काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कवर किए हैं, तुम लोगों ने अच्छे से वीडियोस देखे हैं, कमेंट्स किए हैं, सब अच्छा किया है। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, बट एक बेसिक आइडिया हम यहाँ पे इस वीडियो में लेंगे। देखो, क्योंकि मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐसा मेजर नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भैया अपन तो वहाँ क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं आता। सच बात तो ये है, थोड़ा बहुत एक दो चीजें आती है, वही तुमसे बात कर लेता हूँ बस। सो बायो इन्फो के बारे में अपन चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया एज एस्पायरेंट हम इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है। मैंने सोचा है कि मैं इसमें एज एस्पायरेंट जो वहां पे सॉल्व करेगा, जिसको कोई आइडिया बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक पढ़ के आया, तो वो कैसे सॉल्व करेगा पेपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2023। दिस इज पार्ट 1। इसका पार्ट 2 बनेगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि उतनी रिक्वायर्ड यूनिट नहीं है ये। तो और अभी हमारे पास में लास्ट वीक ही बचा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट करो rather than revise more. सो एक पार्ट आई थिंक अभी के लिए इसके काफी है। सो 2019 तक के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल 2023। हाँ, ये बी में ही पूछा गया है, पार्ट में बायोइंफो के क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए लोड नहीं लेने का। पहला सवाल क्या है भैया? The annotation of the genome sequence is generally stored in which of the following file formats? तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि जीनोम सीक्वेंस जो है, मतलब ऑब्वियसली डीएनए सीक्वेंस आपकी, या अगर आरएनए है तो आरएनए सीक्वेंस, उसका जो एनोटेशन है, देखना ध्यान रखना, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी है, उसका एनोटेशन। अब एनोटेशन का क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनोटेट ही तो कर रहा हूँ, मैंने इस पे डब्बा बनाया, मैंने एनोटेशन पे मार्क किया, तो एनोटेट करना हुआ, है ना। जैसे अपन बोलते हैं एनोटेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना है, या नॉर्मल पीडीएफ डाउनलोड करना है जिसमें सिर्फ ये टाइप्ड है। ठीक है, सो एनोटेशन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, जैसे एक सीक्वेंस है हमारे पास डीएनए की, सपोज ये हमारा जीनोम हो गया। अब इस जीनोम में मान लो हमने यहाँ पे एनोटेट कर दिया कि भैया यहाँ पे जीन मिलता है, जीन ए है यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ जीन बी है, यहाँ हमने बोल दिया सपोज जीन सी है। ये पूरा इंट्रॉन वाला रीजन है क्या, मतलब इंट्रॉन एज सच नहीं भी बोलेंगे तो जीन के अंदर होता है इंट्रॉन। तो रुको एक मिनट, इधर से ऐसे समझाता हूँ। फिर इस जीन ए के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा, तो इसमें बताया कि यार यहाँ पे ये एक्सॉन 1 है, फिर यहाँ बताया ये एक्सॉन 2 है, फिर यहाँ बता दिया सपोज एक्सॉन 3 है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एनोटेट कर रहे हैं ना, पहले सिर्फ ये सीक्वेंस था, इसके ऊपर ये चीजें लिखते जा रहे हैं, मतलब एनोटेट होता जा रहा है। तो एनोटेट करने के बाद जो सीक्वेंस मतलब जो एनोटेशन होता है उसको किस फाइल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? एंड आंसर इज जनरल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, या जनरल फीचर फॉर्मेट। ठीक है, जनरल फीचर फॉर्मेट ज्यादा बेटर होगा, जनरल फीचर फॉर्मेट। देखो मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलतियां करो तो ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट थोड़ा ध्यान रखना। सो जनरल फीचर फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं। अब बाकी को भी देख लेते हैं, फास्टा क्या है, फास्ट 5 क्या है, बैम क्या है ना। सो बेसिकली मैंने, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि जनरल फीचर फॉर्मेट में हम एनोटेशन स्टोर करते हैं जीनोम सीक्वेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ बाकी ऑप्शंस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि हमको लर्निंग भी करना है साथ साथ में। सिर्फ वीडियो हाँ या ना बनाने से कोई मतलब नहीं, एबीसीडी से, है ना। सो बेसिकली फास्टा जो है, तो फास्टा जो है आपका ये रॉ फॉर्म में आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का या प्रोटीन सीक्वेंस का डेटा स्टोर करने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इट इज अ फाइल फॉर्मेट जिसमें हम लोग डायरेक्टली रॉ सीक्वेंस को स्टोर कर देते हैं, एनोटेशन स्टोर नहीं की जाती इसके अंदर, एंड दैट्स व्हाई ये आंसर गलत हो जाता है। फास्ट 5 की अगर हम बात करें, फास्ट 5 जो है आपका, यहाँ पे हम रॉ डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करते हैं। इस फाइल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, रॉ डीएनए सीक्वेंस को हम स्टोर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये भी गलत हो जाता है। और बैम जो है बाइनरी अलाइनमेंट मैप, है ना, या बाइनरी मैप, ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका एक कंप्रेस्ड फॉर्म है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। ठीक है, कंप्रेस्ड फॉर्म किस चीज का है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप का, सेम का सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमको एनोटेशन से लेना देना बात नहीं। अभी सीक्वेंस अलाइनमेंट में बैम वगैरह डिटेल आगे आएगी क्वेश्चंस में, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सैम है आपका बैम, तो दैट्स व्हाई ये भी गलत हो जाता है। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, अगर पता है तो ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइंड सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं। बैम में क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ सैम, और सैम में हम क्या करते हैं, जो हमारी अलाइंड सीक्वेंस रीड्स होती हैं, अलाइंड सीक्वेंस रीड्स, हम उनको स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एनोटेशन स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये इसका गलत आंसर है, मतलब बैम जो है वो सही आंसर नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following can be used for discovery of unknown conserved motif in the given set of DNA और प्रोटीन सीक्वेंस। तो आपसे बोला गया है आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आपकी मंशा ये है कि आपको अननोन कंजर्व्ड मोटिव सीक्वेंस या ऑब्वियसली सीक्वेंस ही होगी ना, मोटिव भी क्या होगा, मोटिव है किस तरह का सीक्वेंस होता है जिसका खुद का अपना एक एविडेंस होता है या अपने खुद की एक आइडेंटिटी होती है। सो मोटिव को आपको पता करना है जो कि कंजर्व्ड है, लेकिन उसके बारे में आप कैसे पता करोगे। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है ब्लास्ट, देन फाइलिप, देन क्लस्टल और मैम। सो यहाँ पे मैम है या मीम है तुम देख लो, क्योंकि मैम बोलते थे पहले तो सब ये आया था। सो मीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है, दैट इज मल्टीपल एक्सपेक्टेशन। मल्टीपल एक्सपेक्टेशन इसके फुल फॉर्म में ही आंसर है, ठीक है। मल्टीपल एक्सपेक्टेशन ये मैंने लिख लिया है पहले, तो बता देता हूँ मैं। मैक्सिमाइजेशन फॉर मोटिव एलिसिटेशन, मोटिव एलिसिटेशन। और इसका फुल फॉर्म अगर भी अपने को पता है कि ये प्रोग्राम क्या काम करता है तो भी इस आंसर को बनाया जा सकता था। सो बेसिकली जो मीम है विच इज मल्टीपल एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन फॉर मोटिव एलिसिटेशन, इसके अंदर हम डायरेक्टली इसी चीज को करते हैं कि भैया ये डी नोवो, इट इज अ डी नोवो प्रोग्राम, जिसके अंदर हम यही कोशिश करते हैं कि हम कंजर्व्ड मोटिव्स को ढूंढ सकें इन डीएनए और आरएनए और आपका प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो ब्लास्ट और फाइलिप और क्लस्टल के बारे में दे रखा है तो ये आगे चल के वापस से आएगा ही, तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लास्ट पे ही है। बाकी ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, ये मतलब ये जो दोनों ऑप्शंस है ये आपका एमएसएस से रिलेटेड है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से, सो इट डजंट मैटर एट ऑल। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिया है, तो तुम इसको एक बार देख लेना। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट के बारे में है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, है ना। और यहाँ पे फाइलिप जो है वो फाइलोजेनिक इन्फेरेंस पैकेज, पढ़ लेना इसके बारे में एक बार। मैं भी ज्यादा यहाँ पे टाइम दूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा, है ना। फिर क्लस्टल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, है ना। और आखिर में आपका मीम विच इज योर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन फॉर सर्चिंग द, ये देखो, डी नोवो मोटिव डिस्कवरी। जस्ट रीड अबाउट इट। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो हम लाइव लेक्चर जो लेंगे उसमें देख लेंगे, तो कमेंट में बता देना कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं उस पर डिटेल्ड तरीके से प्रिपेयर करके बता दूंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। Which of the following blast search, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो blast search के बारे में बात करना है यहाँ पे, is used to find the putative function ढूंढना है हमको, किसका, given nucleotide sequence to search a protein sequence database, okay। तो देखो सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमको ब्लास्ट सर्च कौन सा वाला यूज करेंगे, अगर हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव यह है कि हमको किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का फंक्शन पता करना है। मतलब हमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे दी गई है, उसका फंक्शन हम जानना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसमें प्रोटीन डेटाबेस के अंदर उसको सीक्वेंस करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली समझना इसको यहाँ से पड़ेगा कि हमारे पास में कोई एक डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आरएनए की भी हो सकती है, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आपको प्रोटीन के साथ में कंपेयर करना है। फिर आप बोलोगे ये कैसे होगा, तो देखो प्रोटीन के अंदर होमोलॉजीज होती है, अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग सीक्वेंसेस होती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी सीक्वेंसेस जो होती है वो सिमिलर होती है। वो मोस्टली वो क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से आए होते हैं। तुमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सुना होगा, है ना। सो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं ना जो कॉमन एंसेस्टर से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, मान लो कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे अंदर जो है पूरे मैमल्स में वो एक जैसा ही है ना। इसी तरह से अगर तुम डीएनए पॉलीमरेज बोलोगे तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज और प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में ही अंतर है। बट ऐसा थोड़ी है कि गाय का डीएनए पॉलीमरेज अलग है, हमारा अलग है, या कोई दूसरा एनिमल है उसका अलग है। तो डीएनए पॉलीमरेज को अगर तुम फाइंड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की सीक्वेंस आपको पता है, अब उसी सीक्वेंस का रेलेवेंस इसके साथ में होगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन बनाने के बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है और वो क्या है आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाती है, उसके बारे में थोड़ी सी हमको यहाँ पे बात समझना है। सो देखो यहाँ पे 4-5
तरह के ब्लास्ट के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन और ब्लास्ट जेड। ठीक है, सो ब्लास्ट एन, पी, एक्स और जेड, जरा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या प्रोसीजर्स है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, जरा उसको समझते हैं। हाँ, ना देखो, पहला प्रोग्राम है ब्लास्ट पी। ब्लास्ट पी क्या करता है, इट कंपेयर्स एन अमीनो एसिड क्वेरी, मतलब एक प्रोटीन की ही क्वेरी को हम किसके साथ में लगाते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस के साथ में। तो ये प्रोटीन प्रोटीन अगेंस्ट हो जाता है एक तरह से। अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, प्रोटीन ही होगा ना, पॉलीपेप्टाइड बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो ये पी अगेंस्ट पी है, पॉलीपेप्टाइड अगेंस्ट प्रोटीन या प्रोटीन अगेंस्ट प्रोटीन, इसको पी से याद रखना है। ब्लास्ट एन, ये क्या करता है आपका, ये न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस के अगेंस्ट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन अगेंस्ट एन, उससे ही एन से याद हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ब्लास्ट एक्स, ये हमारे काम का है क्योंकि ये आंसर भी है, तरह समझते हैं ऐसा क्यों। इट कंपेयर्स अ न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस एंड ट्रांसलेटेड, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस हमको दिया है, हमने उसको ट्रांसलेट किया सारी ही रीडिंग फ्रेम्स में, जितने भी रीडिंग फ्रेम्स पॉसिबल है, अभी सवाल आएगा वो कितना है, अगेंस्ट द प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। और यही तो हम करना चाह रहे हैं, हमको प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस पता है क्योंकि ब्लास्ट रन करना है तो वो प्रोटीन सीक्वेंस पे रन करेगा। एंड यू कुड यूज दिस ऑप्शन टू फाइंड पोटेंशियल ट्रांसलेशन प्रोडक्ट ऑफ द अननोन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दैट इज द पॉइंट। हमको ये तो करना है, हम ब्लास्ट रन करके क्या करेंगे, ब्लास्ट जो रन करेंगे हम वो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस पे रन करेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रोग्राम है, सर्च प्रोग्राम है, सही। सो दिस इज अ सर्च प्रोग्राम दैट विल बी यूजिंग, और कौन सा ब्लास्ट यूज करेंगे, द ब्लास्ट एक्स, है ना। बाकी जो नीचे है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एन क्या करता है, ये आपकी प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस को रन कराता है अगेंस्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, और ये सारी ही रीडिंग फ्रेम्स में चलता है। ध्यान रखना, टी ब्लास्ट एन जो है वो प्रोटीन क्वेरी सीक्वेंस के अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रन करवा रहा है। ब्लास्ट एक्स में हमने प्रोटीन सीक्वेंस के अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रन करवाया था। ये दोनों डिफरेंसेस है, थोड़ा याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। नाउ टी ब्लास्ट एक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो टी ब्लास्ट एक्स के बारे में, यहाँ पे हम 6 फ्रेम ट्रांसलेशन, मतलब देखो एक चीज, यहाँ पे मेरा एक सवाल भी है तुमसे कि कितने रीडिंग फ्रेम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए, उसका आंसर तुम लोगों को कमेंट में देना है। तो टी ब्लास्ट एक्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे रीडिंग क्या करना है अपने को, कि न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को हम लोग 6 फ्रेम ट्रांसलेशन के अगेंस्ट रन करवाते हैं, और इसमें हम लोग एनआर, जो न्यूक्लियोटाइड रिडंडेंसी डेटाबेस होता है, उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, ये कंप्यूटेशनली, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाता है ये। अब इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखो अपने को कि न्यूक्लियोटाइड क्वेरी सीक्वेंस को सारी ही पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी डेटाबेस के अगेंस्ट हम इसमें रन करवाते हैं। तो इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर क्या है हमारा, ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ देख लो। ब्लास्ट जो है ये आपका सिमिलर सीक्वेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है डेटाबेस में, और इसमें हम लोग अननोन मोटिव को यूज नहीं करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था। लेट्स मूव ऑन। इसमें और कुछ चीजें हैं क्या, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी ब्लास्ट का फंक्शन पूछा जा सकता है, तो ये 2-3 चीजें मैंने लिखी है तुम लोगों के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फायदा क्या दे रहा है हमको, हम या तो प्रोटीन का ओरिजिन ढूंढ सकते हैं ब्लास्ट के थ्रू, या हम प्रोटीन का फंक्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जिस भी प्रोटीन के साथ में वो सिमिलैरिटी अलाइनमेंट शो करेगा, मान लो ये प्रोटीन है, मान लो इसको बोल दिया P1 और ये तुम्हारा सैंपल प्रोटीन है P2, इसका फंक्शंस, इसके ओरिजिन्स, इसकी सीक्वेंस वगैरह तुमको सब डिटेल में पता है, और ये P2 जो अननोन सीक्वेंस है, जो क्वेरी सीक्वेंस है हमारी प्रोटीन की, उसको जब हम इसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, प्रोटीन टू प्रोटीन मतलब ब्लास्ट पी रन करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इसके बारे में मुझे बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। और ये दोनों क्योंकि सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं और अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, तो अलाइनमेंट, पेयर वाइज अलाइनमेंट हम यहाँ पे यूज करते हुए सारी चीजें देख सकते हैं, और इससे हमको फंक्शन, ओरिजिन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इवोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है। इवोल्यूशन, क्योंकि कितने दूर है कितने पास है, इसके बेसिस पे हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या दे रखा है हमको, ये बात हो गई, काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये चीज, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम समझ पा रहे हो। अगला सवाल क्या दे रखा है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मल्टीपल अलाइनमेंट प्रोग्राम, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम, एमएसए के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एमएसए नहीं है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो क्या है आपका, अभी अभी जस्ट बताया पीछे, ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक सीक्वेंस को लेके पेयर वाइज अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर पेयर वाइज अलाइनमेंट, सिंगल सीक्वेंस को लेके। लेकिन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या करते हैं फिर हम लोग, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत सारी सीक्वेंस का सेट लेते हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड की हो या प्रोटीन की हो,
तो उसमें हमारा मोटिव ये रहता है कि हम कंपैरिजंस करते हैं, अलग अलग सीक्वेंस कितनी होमोलोगस है, कितनी एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और ये जो टी कॉफी है, क्लस्टल डब्ल्यू, क्लस्टल एक्स, ये तीनों ही एमएसए में यूज किए जा सकते हैं, बट जो ब्लास्ट है ये आपका एमएसए में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एमएसए में करते क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सेट्स ले लेते हैं और उनको अलाइन करते हैं, और इसीलिए इनका नाम मल्टीपल सीक्वेंस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ये सेट्स में बहुत सारी सीक्वेंसेस रहती है। आई बात समझ में ये वाली? ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है, यहाँ पे हम करते क्यों है ये, टू फाइंड द रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी, ये इसके नोट्स बना लेना साथ साथ में ना। तो सिमिलैरिटी के रीजन्स को ढूंढने के लिए हम एमएसए को यूज करते हैं कि कितने भैया आपके ऐसे सीक्वेंसेस है जो बहुत सारे सेट में सिमिलर है, जिससे हमको क्लोजनेस, रिलेटेडनेस, या फिर तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंट रिलेटेड, क्लोजर रिलेटेड के बारे में भी बातें बताई जा सकती है। तो इससे हम बेसिकली इवोल्यूशनरी प्रोसीजर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को देखने में मदद करता है ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोकल और ग्लोबल पेयर वाइज सीक्वेंसेस दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल, लोकल एंड ग्लोबल दोनों पेयर वाइज सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हो। पहले लोकल और ग्लोबल के बारे में समझ लेते हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस और आपका वहां पे जो एक सिंगल सीक्वेंस के बारे में तो तुम समझ ही गए हो, सिंगल सीक्वेंस में एक और दो, मल्टीपल में बहुत सारे सेट्स ऐसे। ये बेसिकली लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट के बारे में बातचीत है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आगे। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस ले ली है, यहाँ पे दूसरी सीक्वेंस ले ली है, बीच बीच में डैश भी दिख रहे होंगे। ये जो डैश है बेसिकली ये गैप्स बता रहे हैं, दीज आर गैप्स। ये गैप्स के बारे में बात करें, ओके कलर दिख नहीं रहा होगा, वेट अ मिनट, दीज आर गैप्स। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो या आपका ये सिंगल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो, इन दोनों में ग्लोबल अलाइनमेंट जो होता है उसके अंदर हम गैप्स वगैरह को कंसीडर करते हुए जो जो चीजें हमारी कॉमन होती है उनको हम पेयर वाइज देख लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोकल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है सिर्फ इसी के बारे में बात की हमने, बाकी पूरे ये जो है ये सबको छोड़ दिया गया है। तो इसमें हम स्पेसिफिक रहते हैं कि भैया कौन से वाले रीजन में हमको अलाइनमेंट दिख रहा है, बस उसी को पिक करते हैं, दैट इज लोकल अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ वाटरमैन्स एल्गोरिथम एस। सो स्मिथ वाटरमैन या स्मिथ वाटरमैन्स एल्गोरिथम जो है ये आपकी वापस पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये आपके लोकल अलाइनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखो पीछे का सवाल था, एक जैसे ही सवाल नहीं चल रहे हैं क्या ये, अगर उसके बारे में थोड़ा आइडिया है तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, तो रिलेटेड क्वेश्चन ही और बहुत इजी क्वेश्चन है बायो इन्फो के, इसलिए मेरा मेजर नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, फिर भी मैंने बोला कि यार इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि ये डाउनी पॉइंट है, मतलब अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है ना तो भैया तुम फोड़ दोगे, फिर ज्यादा लोड नहीं है इसके अंदर, ऐसा भारी नहीं है। जैसे एनिमल फिजियो वगैरह बहुत भारी है, मॉलिक्यूलर भारी है, उसमें कुछ कुछ जैसे सवाल भी आ जाएंगे जो कभी भी नहीं सुने होंगे, बट ये बेचारी थोड़ी बहुत 4 5 10 अलग अलग टूल्स हैं, मैट्रिसेस हैं, उनके बारे में थोड़ा आइडिया है तो बन जाता है ये। तो इसमें बेसिकली जो हम स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो ये लोकल अलाइनमेंट को फाइंड करने के लिए या लोकल अलाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए अगर हम बात करें, जिसमें हम लोग, अच्छा लोकल अलाइनमेंट में गैप्स कंसिडर नहीं होती है, जैसे कि मैंने तुमको अभी जस्ट पीछे बताया कि इसके अंदर हम गैप्स भी कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा ग्लोबल अलाइनमेंट को रन करने के लिए जिसमें हम गैप्स कंसिडर करते हुए पूरा अलाइनमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में दूसरा अरेंजमेंट रहता है जो कि निडलमैन वुंश होता है। वो एल्गोरिदम जो है वो आपकी वहां काम करती है, निडलमैन वुंश, स्पेलिंग सही लिखिए, हाँ सही है, निडलमैन वुंश एल्गोरिदम। तो ये आपका ग्लोबल अलाइनमेंट में काम करता है, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्मिथ वाटरमैन लोकल अलाइनमेंट। ठीक है, होमोलॉजी मॉडलिंग, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देगा, होमोलॉजी मॉडलिंग। तो होमोलॉजी मॉडलिंग बेसिकली 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने का एक बेसिक अरेंजमेंट है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रिडिक्ट करने का, और यहाँ पे होमोलॉजी मॉडलिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और थ्रेडिंग बेस्ड मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन, ये भी कोई रेलेवेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये बेसिकली, पता है तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं लोकल अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर रिपीट क्वेश्चन है उसी पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस के पेयर वाइज अलाइनमेंट के बारे में पूछ लिया गया है, जरा इसके बारे में भी देख लो। अब वापस वही सवाल रिपीटेड है, लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट में भी परफॉर्म यूजिंग नीडलमैन वुंश, तो लोकल नहीं करते हम इसमें, लोकल पेयर वाइज नीडलमैन वुंश में नहीं आता है, ग्लोबल आता है। लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट में भी परफॉर्म यूजिंग स्मिथ वाटर एल्गोरिदम, या दिस इज ट्रू, है ना। ये तो अभी बात करके आए पीछे, लोकल पेयरवाइज अलाइनमेंट कर सकते हैं हम लोग इसमें, स्मिथमैन वाटरमैन में। लोकल अलाइनमेंट सर्च फॉर लोकल रीजन ऑफ सिमिलैरिटीज आफ्टर परफॉर्मिंग ग्लोबल अलाइनमेंट, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लोकल पेयरवाइज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डॉट मैट्रिक्स प्लॉट, ये किया जा सकता है, मैंने मेथड्स में बताया था, है ना।
तो कैन नॉट भी गलत है इस वजह से। मेथड्स इन बायोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने बायोइन्फो के कवर किए, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, अच्छा वीडियो है वो। खुद की तारीफ कर रहा हूँ क्या चलो जस्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्लॉसम स्कोरिंग मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर, ब्लॉसम का पहले मतलब पता होना चाहिए, ये भी वापस से थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक इसके बारे में बात की थी मेथड्स वाले वीडियो में। सो इट इज ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, इट इज ब्लॉसम। लिखने का तरीके पे ध्यान देना, MSUBLO ब्लॉसम, ठीक है। सो ब्लॉसम जो है भाई साहब ये आपके सिर्फ प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए यूज किया जाता है, और बेसिकली होता क्या है ब्लॉसम के अंदर, जैसा कि तुमको नाम से समझ में आ रहा है, हम सब्स्टिट्यूशंस को स्टडी करते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड पे मान लो यहाँ प्रोलीन था, अब ये कितना सब्स्टिट्यूट होके क्या चला गया, मान लो यहाँ पे क्यूटामिन लग गया हो या ग्लूटामिन लग गया हो, जो भी आप इसको कहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशंस को स्टडी करते हुए हमारा पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं अलग अलग सीक्वेंसेस का, और उसके बाद में हम समझते हैं कि कितना इवोल्यूशन हो गया है या कितना डाइवर्ज हो गए हैं दो प्रोटीन्स, कॉमन एंसेस्टर क्या थे क्या इनके, बेसिकली अल्टीमेटली फंक्शन, ओरिजिन और इवोल्यूशन ही मेन कारण हो जाता है, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली हमको समय के साथ साथ में अमीनो एसिड चेंजेस को बताता है, जिससे हमको समझ में आता है, अगर तुमने इवोल्यूशन में मीटू किमोरा का नाम सुना हो, तो उसमें न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जो बात है उससे भी रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आया। एक वर्ड और यहाँ पे होमोलॉजी मॉडलिंग का लिखा हुआ है, ऑल्दो मैंने बता ही दिया है कि ये 3D स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ऑलरेडी हमको ये प्रोटीन जो है, जैसे आपको सीक्वेंस पता है इस प्रोटीन की और आपका इसका स्ट्रक्चर पता है, आपको दूसरा प्रोटीन दिया गया है, आपने उसकी सीक्वेंस फाइंड करी, मान लो इन दोनों के बीच में 90% सिमिलैरिटी है, तो आप इस प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो, और उसी को हम बोलते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग। होमोलॉगस होना जरूरी है लेकिन, है ना। आगे बढ़ते, Two protein sequences can be aligned with the help of blossom matrix। हाँ भी देखा हमने, हो सकता है। The blossom matrix were developed by। तो अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे सही लग रहे थे, तो मैंने और ज्यादा रिसर्च करते हुए देखा तो क्यों उन्होंने सेकंड ऑप्शन को सही बोला है वो मुझे थोड़ा सा समझ में आने लगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने जैसा कि अभी देखा कि ब्लॉसम क्या बात कर रहा है, जो भी सब्स्टिट्यूशंस आपके हुए हैं उनको वो एनालाइज कर रहा है, और उसके बेसिस पे आपको जो मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है या जो स्कोरिंग जनरेट हो रही है वो आपको ये समझा रही है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से कैसे रेलेवेंट है, सही है। सो यहाँ पे हमने बोल दिया कि आप दो सीक्वेंसेस को अलाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉसम, तो ब्लॉसम मैट्रिक्स को डेवलप कैसे किया गया था, हाउ दे वर डेवलप्ड। तो बेसिकली अलाइनिंग सीक्वेंसेस जो है, डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस जो हैं उनको जब आप यूज करते हो, मतलब डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जो दो सीक्वेंसेस है जो बहुत दूर हैं, इवोल्यूशन में बहुत दूर से हैं, और जब आप उनको यूज करते हो तो आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और ब्लॉसम मैट्रिक्स पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जब आपके पास में डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं तो उससे आप अपनी क्वेरी सीक्वेंस को फिर कंपेयर करके समझ पाते हो कि अच्छा ये दो सीक्वेंसेस जो हैं ये किस तरीके से आपकी क्या है, एक दूसरे से रेलेवेंट या रिलेटेड है। सो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या है आपका क्लोजली रिलेटेड, जो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं, पहले जब ब्लॉसम शुरू हुआ था तो हम क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को यूज करते थे, लेकिन समय के साथ हमको समझ में आने लगा कि हम जब वाइड वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस यूज करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे, और जब हमारे पास अलग अलग रिजल्ट्स होंगे तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे, और जब हम कंपेयर ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा ऑप्शन के साथ कर पाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा, या मैं बोलूं कि ज्यादा प्रूफ रीडेड रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो बेस्ट रेलेवेंट आंसर यहाँ पे है वो क्या है, डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंसेस को यूज करें, ताकि हमारे पास में जो ब्लॉसम है उसके अलग अलग वर्जन्स और अलग अलग सेटअप क्रिएट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, ये पहला पेपर था 2022 में। चलते हैं पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रोग्रेसिव ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अभी बताया था ग्लोबल मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव मतलब एक के बाद एक धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग एल अलाइन या लार्निंग को यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली एल अलाइन या इसका मतलब ही है लोकल, एल का मतलब है लोकल, और अलाइन ALIGN है ना, अलाइन, एल अलाइन टूल ही है इसका मतलब, और लोकल अलाइनमेंट में हम ग्लोबल अलाइनमेंट तो यूज कर नहीं सकते हैं, इसी वजह से क्लॉस्टल, पाइलर, टी कॉफी इन सबको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर सकते हैं, बट लार्निंग को यूज करके हम लोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना ये क्या करता है, ये पेयर वाइज लोकल अलाइनमेंट करता है, पेयर वाइज लोकल अलाइनमेंट, सही है। ये मान के चलो कि इस वीडियो से तुम बायो इन्फो के अगर मान लो 8 सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो देख के तुम 2 से 3 तो आराम से निकाल लोगे, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 घंटे में 2 से 3 सवाल बन जाए तो 9 नंबर आ गया यार, और क्या चाहिए, नहीं क्या।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वापस से वही ग्लोबल अलाइनमेंट लोकल अलाइनमेंट का सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया जस्ट एक रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग डेटा, ऑब्वियसली नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग मतलब समझ गए हम लोग डीएनए आरएनए या प्रोटीन की सीक्वेंसिंग ले रहे हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बैम फाइल, याद है पहले सवाल में था ये वर्ड, ओवर दी सैम फाइल। तो देखो बैम फाइल के बारे में मैंने जस्ट तुमको भी बताया कि सीक्वेंस अलाइनमेंट मैप जो है सैम फाइल उसका कंप्रेस्ड वर्जन होता है बैम फाइल। और इंटरेस्टिंगली ये जो बैम फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ये लॉसलेस फॉर्मेट में होती है या लॉसलेस कंप्रेशन होता है। ये लॉसलेस मतलब एक भी चीज इसमें कुछ खराबी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। लॉसलेस मतलब समझते हो ना, जैसे तुम्हारे पास बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है सपोज 500 MB की, आपको 300 MB लिख दिया मैंने तो 300 MB ले लो। आपने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करके मान लो आपने इसको बना दिया 90 MB की, लेकिन आपको पता चला यार क्वालिटी तो पूरी खराब हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बुक है सपोज करो, तो आपने कंप्रेस किया 90 MB की बनाया लेकिन क्वालिटी पूरी खराब हो गई, तो ये अच्छा कंप्रेशन नहीं हुआ ना, तो ये लॉसलेस का हुआ, इसमें तो लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम सैम टू बैम कन्वर्ट करते हैं, जब हम कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे लॉस नहीं होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप देखो सैम फाइल कैन बी ह्यूमन रीडेबल वाइल सॉरी बैम फाइल्स आर ह्यूमन रीडेबल वाइल सैम फाइल आर नॉट, ये उल्टा लिखा हुआ है। सैम फाइल्स जो है ये ह्यूमन रीडेबल होती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि एबीसीडी या अब सदर में लिखी होती है, इसका भी एक प्रोसेस होता है, फॉर्मेट होता है, बट ये रीडेबल है। ठीक है, जैसे ग्राफ्स रीडेबल होते हैं ना, अगर मान लो मैंने एब्जॉर्बेंस का ऐसे ग्राफ बनाया तो तुम समझ पाओगे मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी दे दी, सॉरी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या, लैम्डा ले लिया नीचे सपोज, और यहाँ पे मैंने ओडी ले ली, एब्जॉर्बेंस ले लिया, तुम समझ पाओगे ना कि यहाँ पे लैम्डा मैक्स यहाँ आ रहा है। तो ये कुछ एफर्ट लगेगा इसमें, से थोड़ी कोई भी बच्चा समझ पाएगा बिना जाने उसको। तो सेम फाइल्स में भी एफर्ट्स लगते हैं, बट ये ह्यूमन रीडेबल होती है। लेकिन आपकी जो बैम फाइल है भाई साहब ये बाइनरी है, बाइनरी मतलब 0 और 1 में चलती है, और तुम शायद ये जानते ही होंगे, इसके लिए कंप्यूटर साइंस होना जरूरी नहीं है कि 0 और 1 जो है वो सॉफ्टवेयर की भाषा है, हम उसको नहीं पढ़ सकते, तो उल्टा लिखा हुआ है, गलत हो गया है। बैम फाइल्स आर लार्जर देन सैम फाइल, अभी बताया कंप्रेस्ड वर्जन है। BAM files are smaller than SAM files and easier to transfer. Yeah, this is the correct statement. And BAM file can hold more information than SAM file. तो ऐसा more information और less information जैसा कुछ भी नहीं है। SAM file में जितनी information है वो compressed form में BAM file में store हो जाती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बेसिक से बात है। एक सवाल मेरा तुम्हारे लिए, क्रैम फाइल क्या होती है, इसके बारे में ढूंढना, कमेंट में बताना। क्रैम फाइल, Which one of the following is true for PAM 250 scoring matrix? अच्छा ये भी अच्छा सवाल है, PAM 250 scoring matrix, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। So basically PAM का मतलब समझना पड़ेगा पहले यहाँ पे, and this is your point accepted mutation। ठीक है, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। अब इसका पूरा आइडिया ये है पैम का कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशंस चलते गए, और यूजुअली जो पॉइंट म्यूटेशंस है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए। तो जहां पे हम इसी आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए अलग अलग जो सीक्वेंसेस हैं जिनको हम क्वेरी सीक्वेंसेस बोल रहे हैं उनको रन करवाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब इस फॉर्मेट में, स्कोरिंग मैट्रिक्स में, और उसमें पॉइंट म्यूटेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, फिर यहाँ हुआ था, फिर यहाँ हुआ था। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट द सीक्वेंसेस जहाँ पे वो क्या हो रहा है, आपका पॉइंट म्यूटेशन को शो कर रहा है। सो पैम 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स बेसिकली बात इस बारे में करता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 250 लिखा है, 250 ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पे अच्छा सवाल बन सकता है। 250 जो है ये हमको ये बोल रहा है कि देयर आर 250 सब्स्टिट्यूशंस, या तुम बोल सकते हो 250 पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हुआ मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, पॉइंट म्यूटेशन पर 100 अमाइनो एसिड्स, पर 100 अमाइनो एसिड में से 250 जो है वो आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक 2 महीने में या 5 महीने में या 10 साल में 20 साल में आपके पॉइंट म्यूटेशन चलते रहते हैं, वरना तो कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारी होती। तो 250 पॉइंट म्यूटेशन हम स्टडी कर रहे हैं 100 पे, इसका मतलब क्या है, हमने बहुत बड़ा रेंज कवर किया है टाइम का, और वी टुक अ लार्ज अमाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स, कि बहुत लंबे समय में ये होगा, एकदम से तो होने नहीं वाला 250 पॉइंट म्यूटेशन या सब्स्टिट्यूशंस। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पैम जो है आपका पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन 250, ये बात करता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इवोल्यूशन टाइम की, जिसमें हमारा जो 100 अमाइनो एसिड का प्रोटीन सीक्वेंस है उसके अंदर अलग अलग 250 पॉइंट म्यूटेशन हुए होंगे, मतलब एक अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा बार म्यूटेट हुआ है। ठीक है, सो जरा समझ लेते हैं इसके बारे में कहानी क्या है। सो अब थोड़ा सा अगर इसके स्टेटमेंट को पढ़ें, तो इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डेटाबेस सर्च, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस के लिए हमारे पास दूसरे तरीके हैं। It is based on an evolutionary model that predicts the type of amino acid change over long period of time. Yeah, that is true. ये एक्सप्लेन किया था बच्चे अभी।
नाउ इट कैन बी यूज्ड टू स्कोर अलाइनमेंट फॉर न्यूक्लियोटाइड चेंजेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपका किसके बारे में बात कर रहा है, पॉइंट म्यूटेशन इन द अमीनो एसिड्स। और इट कैन डिस्टिंग्विश सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। ये एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन था। तो सिनोनिमस का मतलब ये होता है साइलेंट म्यूटेशन, और साइलेंट म्यूटेशन का क्या मतलब होता है ये तुम लोग जानते ही हो, कमेंट में एक बार लिख के बता देना एक अच्छे तरीके में। और नॉन सिनोनिमस का मतलब होता है मिससेंस म्यूटेशन। ये भी क्या होता है ये भी जानते ही हो, बता देना। इन दोनों के एक एक एग्जांपल भी डाल देना, अगर इसका तो कोई एग्जांपल ऐसा होगा नहीं, अगर मिल पाए तो ट्राई करना, साइलेंट म्यूटेशन और नॉन मिससेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कौन सा नहीं है, न्यूमेरिकल 1 2 3 4 में हम डेटा तो बताते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम लोग कोट्स करके ये बता सकते हैं डेटा, है ना। स्ट्रिंग में टेक्सचुअल डेटा जो होता है, टेक्स्ट का जो डेटा होता है, तो टेक्सचुअल डेटा, और उसको हम लोग या तो सिंगल या डबल कॉमा से कोट करके बता सकते हैं। लॉजिक, लॉजिकल में हम बुलियन वैल्यूज लेते हैं, और बुलियन वैल्यूज के आगे हम ट्रू और फॉल्स के थ्रू लॉजिक लगा के कि ये सही होगा ये गलत लगा के इनको हम डेटा के थ्रू बता सकते हैं। बट जब हम थ्रेड की बात करते हैं, थ्रेड इज नॉट समथिंग विच इज अ डेटा टाइप। थ्रेड बेसिकली आपका एक मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो कि सेटअप है, मल्टीटास्किंग के बारे में बात करता है कि एक ही समय पे बहुत सारे काम करवाने के लिए हम लोग थ्रेड रन करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत अच्छा, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल, तो आईपीएल में यूजुअली जैसे यूजुअली क्या 11 टीम मेंबर्स होते हैं, है ना, एक टीम में 11 टीम मेंबर्स होते हैं, तो हर एक का अपना अपना एक रोल डिफाइन है, और जब वो पूरे के पूरे अपने प्रॉपर रोल करते हैं तब जाके अब उनकी टीम जो होती है वो दूसरी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर पाती है ना। सो यही होता है। सो बेसिकली इसके को बहुत सारे एग्जांपल है, तुम घर में किचन ले सकते हो, मम्मी बाकी लोग भी साथ में सब काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का किचन ले सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो थ्रेड होता है, थ्रेड आपके बारे में बात करता है कि बहुत सारे जो काम है, मतलब एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स रन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग टीम प्लेयर्स है जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोग्राम जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में काम कर पा रहा है, दैट इज थ्रेड। और थ्रेड जो है वो डेटा टाइप नहीं होता है, सही है। सो थ्रेड के बारे में वैसे भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, इस सॉफ्टवेयर का थ्रेड जो है वो प्रॉपर नहीं है या जो भी। तो ये बेसिकली कॉन्करेंसी से रिलेटेड है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेलेवेंट काम जो है वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। सो इट इज रेलेवेंट विद द कॉन्करेंसी। यहाँ थोड़ा सा कॉन्करेंसी अच्छे वर्ड में नहीं, शब्दों में नहीं लिखा मैंने, राइटिंग का भी तो माहौल है यार भैया। आगे बढ़ता है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, योर फ्रेंड रन्स अ ब्लास्ट पी, अभी अभी बताया था प्रोटीन टू प्रोटीन अगेंस्ट काम करेगा ब्लास्ट पी ऑन हिज अननोन सीक्वेंस एंड फाइंड अ मैच विद ई वैल्यू ऑफ 3, ई वैल्यू ऑफ 3 विद द टारगेट, ठीक है। तो अननोन सीक्वेंस थी उसके पास, टारगेट के साथ में जब उसने ब्लास्ट पी किया, मतलब प्रोटीन टू प्रोटीन अरेंजमेंट लगाया, तो उसको ई वैल्यू दिखी है 3 की। इसका क्या मतलब है ये पूछा गया है। तो अब जब तक अपने को ये नहीं पता कि ई वैल्यू का क्या मतलब होता है, तब तक अपन इस सवाल को बना ही नहीं सकते। ई वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्ट वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, और बेसिकली ये आपको बात करती है कि जब आप दो सीक्वेंसेस को एक साथ, क्वेरी सीक्वेंस को टारगेट सीक्वेंस को रन करवा रहे हो, तो रैंडम चांसेस कितने हैं अलाइन होने के, मतलब जो टारगेट सीक्वेंस है और आपकी जो क्वेरी सीक्वेंस है वो रैंडमली अलाइन हो जाए, उसके चांसेस ई वैल्यू बताती है। तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि रैंडमली अलाइन हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल अलाइनमेंट है, मतलब जो हम चाह रहे हैं वही अलाइनमेंट अगर है तो ही सही बात है ये तो, वरना तो ऐसे तो कोई भी प्रोटीन कहीं पे भी रैंडमली अलाइन हो रहा है तो हमको तो रिजल्ट ही बेकार मिल रहे हैं। सो बेसिकली ई वैल्यू को मैं ऐसे समझता हूँ कि तुक्का मारना, आसान भाषा में, कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आंसर क्या है, लेकिन आपने तुक्का मार दिया और वो बैठ भी गया है तुक्का। तो तुक्का मारना जो है वो सही चीज नहीं है एक्चुअली, तुम जानते भी हो कि सिलेक्शन तुक्के मारने से नहीं होता है, जय माता दी या जय श्री राम या इस तरीके से करने से नहीं होता है। तो द पॉइंट इज, जितनी ज्यादा ई वैल्यू होगी उतने ज्यादा दो सीक्वेंसेस, टारगेट सीक्वेंस और क्वेरी सीक्वेंस के बीच में चांसेस होंगे कि दे आर गोइंग टू अलाइन रैंडमली, एंड जितनी कम ई वैल्यू होगी उतने कम चांसेस होंगे दैट दे आर गोइंग टू अलाइन रैंडमली, मींस दे आर गोइंग टू अलाइन टारगेटली, कि हम जो चाह रहे हैं वहीं पे अलाइनमेंट हो रहा है। सो अच्छी बात है, अगर उसको 3 वैल्यू मिल रही है तो अच्छी बात है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ए वैल्यू का मतलब, और भी ध्यान रखना कि ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये भी कभी सवाल आ सकता है, जैसे स्टैटिस्टिकल मेजर। नाउ देयर आर E3 सीक्वेंसेस इन अ डेटाबेस दैट मैच द अननोन सीक्वेंस। देखो ऐसी कोई बात इसमें लिखी भी नहीं है कि हमारे पास में ऐसे 3 सीक्वेंसेस है जो आपको मैच कर रही है, एक सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस सामने सामने है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, सवाल ही नहीं बनता ये। देयर आर 3 मिसमैचेस बिटवीन द अननोन एंड टारगेट सीक्वेंस।
तो मिस मैसेज नहीं है, ये उल्टा लिख दिया अपन ने यहाँ पे ना, 3 मिस मैच नहीं हुआ है, 3 आपके मैचेस देखने को मिल रहे हैं कि हाँ भैया ये क्या है, अलाइनमेंट हो गई है, ये है ना, रैंडम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उल्टा लिख दिया है इन्होंने, 3 मिस मैचेस नहीं है, 3 मैचेस हैं बिटवीन द अननोन एंड द टारगेट सीक्वेंस। द रैंडम चांस ऑफ अननोन सीक्वेंस मैचिंग द टारगेट इज 1 in 3, ये भी गलत लिखा हुआ है, रैंडम चांस जो है अननोन सीक्वेंस मैचिंग का वो 1 in 3 नहीं है, 3 उसकी ई वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये समझ में आएगा, तो डिटेल में पता होगा तो ये सवाल बन पाएगा, टफ क्वेश्चन था ये। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है, देयर आर 3 हिट्स ऑफ सिमिलर स्कोर दैट कैन बी फाउंड बाय रैंडम चांस, ये तो बोला मैंने, देखो कि रैंडमली वो अलाउड हो जाए, और 3 क्या है आपका, 3 जो है कि 3 उसकी ई वैल्यू है, मतलब यही बता रहा है वो कि 3 सिमिलर स्कोर कर सकती है। इसका मतलब जो हम चाह रहे हैं वो सामने, मान लो अपन ऐसा चाह रहे हैं कि वो सामने मिले, बट हो सकता है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे भी रन कर जाए, यहाँ पे भी रन कर जाए, और यहाँ पे भी रन कर जाए, तो ये इसके साथ भी अलाइन हो सकता है, इसके साथ भी अलाइन हो सकता है, और इसके साथ भी अलाइन हो सकता है, और ये प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते ऐसा। सो लोअर ई वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, लोअर ई वैल्यू इज बेटर देन दी हायर ई वैल्यू, ये ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नाउ 2021 का पहला सवाल क्या है, 2 साल के पेपर कवर हो गए ना। A protein sequence was isolated from a novel source, एक नया सोर्स मिला है हमको, नया सोर्स का मतलब है कोई बैक्टीरिया या कोई प्रोटीन हमको ऐसा मिला है जिसके बारे में अभी तक हमको आइडिया नहीं है, बायोइन्फॉर्म वर्ल्ड में हमको उसके बारे में पता नहीं है। During an initial sequence similarity search through BLAST, no homologous sequence was identified. तो हमने पहले उसका sequence similarity test लगाया with the help of BLAST, वही आपका है ना, local alignment search tool. Now नो होमोलोगस सीक्वेंस वाज आइडेंटिफाइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी होमोलोगस सीक्वेंस हमको देखने को नहीं मिला जिसके साथ हमने टारगेट और क्वेरी लगाई। हम और चाहते हैं कि हम और ब्लास्ट सर्च रन करें, बट हम चाह रहे हैं कि इस बार हमको स्कोरिंग मैट्रिक्स को बदलना पड़ेगा, तो हमको कौन सा स्कोरिंग मैट्रिक्स चाहिए यहाँ पे, और उसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, मुझे 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं, एक आंसर मेरे पास, लेकिन फिर बाद में बताऊंगा अभी क्योंकि 2 आंसर करेक्ट लग रहे थे और फिर क्यों जो रिजल्ट है वो सही है। इसमें आप PSSM भी यूज कर सकते हो और पाम 250 भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने पाम 250 के बारे में तुमको डिटेल में एक्सप्लेन किया, विच इज क्या पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन 250, जिसको बहुत डिटेल में हमने बात करी है, यही इसका आंसर भी है खैर। तो ये क्यों आंसर है पाम 250, क्योंकि ये आपका क्या होता है अल्टीमेटली पॉइंट म्यूटेशन पे जब स्टडी करता है, तो पॉइंट म्यूटेशन पे स्टडी करने की वजह से हमको यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है कि एट द एंड ये कितना अलग जा रहा है, मतलब 2 प्रोटीन्स के बीच में कितने अंतर है, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहे होंगे, एवोल्यूशन का मेजर मोटिव ही है कि चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, है ना। सो यहाँ पे जो ये है पैम, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिखवा देता हूँ तुमको कि पैम के बारे में 1-2 चीजें लिख लो। ये ज्यादातर यूज किया जाता है, मोर वाइडली एंड जनरली यूज्ड, पहला तो क्योंकि थोड़ा सा चीप तो नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन PSSM से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ये, और ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ठीक है, पैम 250 के बारे में। उसके अलावा ये आपके नोवल सीक्वेंसेस के होमोलॉजी या होमोलॉजी के अगेंस्ट में काम कर सकता है। ठीक है, बट हमको ऑलरेडी बोल दिया कि कोई होमोलोगस सीक्वेंसेस हमको दिखे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसी और टारगेट सीक्वेंस लेना पड़ेगी जिसका हमको लगता है कि यार ये जो नोवल सीक्वेंस है, नया सोर्स से जो हमने प्रोटीन निकाला है, वो इस होमोलोगस सीक्वेंस से रिलेवेंट हो सकता है। तो होमोलॉजी हमको चाहिए, तभी ये इसके अगेंस्ट काम करेगा। मुझे PSSM पे डाउट इसलिए था क्योंकि PSSM जो है ये भी वही काम करता है जब हमको कोई आइडिया नहीं है, इफ वी हैव नो आइडिया अबाउट सीक्वेंस, तब हम PSSM को यूज कर सकते हैं। अब PSSM का फुल फॉर्म भी समझ लो थोड़ा सा, इट इज पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। प्रॉब्लम ये है कि PSSM आप तभी रन कर सकते हो जब आपके पास में ऑलरेडी नोवल प्रोटीन जो है आपका, या नोवल क्वेरी सीक्वेंस जो है, उसके अगेंस्ट PSSM प्रोटीन फैमिली हो, मतलब आपको काफी डिटेल्स ऑलरेडी चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप PSSM रन कर सकते हो। यहीं पे मुझे थोड़ी सी जो क्लैरिटी मिली इस क्वेश्चन में कि क्यों हम PSSM को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको है ना पहले से PSSM की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक प्रोटीन फैमिली होनी चाहिए कि अच्छा भैया इसमें 500 या 1000 या 10,000 प्रोटीन है जो इस पर्टिकुलर फेरिस्ट में आते हैं, और वो पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंसेस में रिलेट करते हैं कि हाँ भैया उनके पास में ये स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स लगता है, तब आप नोवल को उसके अंदर रन करवा सकते हो।
और फिर अगर आपको कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा। और पैम जो है यहाँ पे वो ज्यादा बेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो होमोलॉजी को ढूंढता है, वो डायरेक्टली प्रोटीन फैमिली इसके ऊपर काम नहीं करता और स्पेसिफिसिटी कम रखता है पैम। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो पैम है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये क्या है आपका एग्जिस्टिंग फैमिली के साथ में काम करके होमोलॉजी ढूंढ के निकाल सकता है कुछ। तो नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन मेथड्स इन बायोलॉजी वाले वीडियो में हुआ है, वहां पे एक बार इसको देख सकते हो आप। जीन सीक्वेंसेस अलाइड यूजिंग आइडेंटिटी मैट्रिसेस इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, के ट्यूपल। ओके, के ट्यूपल ये भी अच्छा सवाल है। के ट्यूपल मेथड इज एसोसिएटेड विद, तो के ट्यूपल मेथड जो है वो भी आपके डायनामिक प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड है। मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली के ट्यूपल जो है ये आपकी बड़ी सी सीक्वेंस का सब सीक्वेंसेस को एनालाइज करता है, सब सीक्वेंसेस ऑफ के लेंथ, और वहीं से के ट्यूपल में के आया। एक बड़ी सी सीक्वेंस है, उसको आपने टुकड़े 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 फ्रेगमेंटाइज कर दिया, सब सीक्वेंस बना ली के लेंथ की, और के लेंथ के जो सीक्वेंसेस है आप उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, वहीं से के निकाला आपने, ठीक है। और ये जो सीक्वेंसेस होती है के लेंथ की, ये शॉर्ट होती है पहली तो क्योंकि फ्रेगमेंटाइज है, और ये आइडेंटिकल होती है। तो शॉर्ट और आइडेंटिकल सीक्वेंसेस को ढूंढना के लेंथ का, वो हम के ट्यूपल में बात करते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या कर लेते हैं, ये बहुत ही फटाफट हो जाता है क्योंकि हमारा पूरा मोटिव जो होता है वो पूरे प्रोटीन का अलाइनमेंट नहीं करना होता है, छोटी छोटी सीक्वेंसेस जो है उनके अलाइनमेंट्स को देखना हमारा यहाँ पे क्या होता है, मोटिव होता है। तो वो ज्यादा इजी होता है। अब बीच में हो सकता है इतनी इतनी गैप है, बट इन गैप के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ सीक्वेंस अलाइनमेंट देख रहे हैं छोटे छोटे रीजन पे, जैसे यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया और यहाँ पे देख लिया, आरी बात समझ में, और हमको मिल भी गए। उसके बाद में जब हमको के ट्यूपल में रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद में हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, और वो जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, दैट इज इन डेप्थ सीक्वेंस अलाइनमेंट। उसमें हम फिर इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको पूरे को साथ में इधर से भी करेंगे और इसको भी इस तरीके से कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। और इसमें ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली के ट्यूपल का, कि भैया जो आपने पहले छोटे छोटे और आइडेंटिकल सीक्वेंस ढूंढे, अब आप उसमें और देख रहे हो कि कितना और आपकी सिमिलैरिटी है, तो ग्लोबल अलाइनमेंट के थ्रू हम इसको पूरा देखते हैं। और ग्लोबल अलाइनमेंट में ध्यान रखना गैप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोकल अलाइनमेंट में हम नहीं देखते ना। नेक्स्ट, A profile can be generated from a multiple sequence alignment. Multiple sequence alignment अभी पढ़ा था अपन ने, सेट्स में यूज करेंगे अपन, by obtaining position specific preference, by obtaining प्रोफाइल बनानी है अपने को एक, किसके थ्रू, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के थ्रू, जिसमें हम प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड के सेट्स लेंगे, बाय ऑब्टेनिंग पोजीशन स्पेसिफिक प्रेफरेंस। तो भैया हम पोजीशन स्पेसिफिक प्रेफरेंस मतलब हम बोल रहे हैं कि इस जगह पे हम देखेंगे, ये हमने पोजीशन ले ली कि हम पांचों प्रोटीन में इस जगह पे देखेंगे ये क्या है ना। और इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में या प्रोबेबिलिस्टिक सीक्वेंस भी या बोल सकते हैं। जरा समझते हैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई होमोलॉग्स, हम इसको होमोलॉग्स को ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं। However, the key difference between the profile alignment like this and a hidden Markov model is, ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय खा जाएगा ये, तो मैं बहुत बेसिक में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे हमको बोला गया था कि हमको क्या करना है, प्रोफाइल अलाइनमेंट बनानी है। तो यहाँ पे प्रोबेबल प्रोफाइल अलाइनमेंट बना रहे हैं एक तो हम ऊपर, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो HMM हिडन मार्कोव मॉडल से कैसे अलग है। तो पहला बोला है HMM has the option to introduce gap with position specific gap penalties। ये HMM में नहीं है, ये प्रोफाइल अलाइनमेंट जो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक बना रहे हैं उसमें भी की जा सकती है कि गैप पेनल्टीज के थ्रू आप गैप पेनल्टीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस वजह से गलत हो जाता है। HMM can find more remote homologs with PSI blast, तो भाई ये पोजीशन स्पेसिफिक ब्लास्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और HMM जो है वो मोर रिमोट होमोलॉग्स मतलब दूर के होमोलॉग्स को ढूंढ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी रेलेवेंट बातें लगेंगी, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि वो ज्यादा रिमोट होमोलॉग्स को ढूंढ सकता है, प्रोबेबिलिटी में भी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर तीसरा बोला गया है HMM इज इंडिपेंडेंट ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। कुछ हद तक वो इंडिपेंडेंट भी है, बट पूरी तरीके से सही नहीं है कि HMM पूरा ही इंडिपेंडेंट है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में भी HMM को यूज करेंगे, या HMM के लिए भी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाएगी। HMM does not generate a profile of position specific probabilities। अब ऊपर ही उसने बोल दिया है कि भैया पोजीशन स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोफाइल अलाइनमेंट बोल रहे हैं, पोजीशन प्रोबेबल प्रोफाइल अलाइनमेंट बोल रहे हैं। और HMM में हम वापस से प्रोफाइल अलाइनमेंट क्यों यूज करेंगे फिर, तो यही ऑप्शन भी है कि HMM does not generate a profile of position specific probability। लेकिन अगर वो पोजीशन स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी की प्रोफाइल जनरेट नहीं करता है तो वो जनरेट क्या करता है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग HMM में हिडन स्टेट्स को यूज करते हैं। हिडन स्टेट्स का मतलब हम कंजर्व सीक्वेंसेस को या इस तरीके से बातें करते हैं इसके अंदर। हिडन स्टेट्स और बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसके लिए अलग से एक वीडियो लगेगी,
और वहां पे इसको समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वरना इसको यहाँ पे ना। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो HMM है ये भी प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी प्रोबेबिलिस्टिक, बट सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक होंगे ये नहीं सही है, सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक हो सकते हैं बट दीज आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ पे प्रोफाइल अलाइनमेंट के लिए हमने बोला कि वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को ध्यान रखना है। और क्या इसमें बस इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, मैच द कॉलम दे दी गई है आपको एक, सीक्वेंस अलाइनमेंट किसमें होगा, सीक्वेंस अलाइनमेंट तुमको पता ही अब तो रट गया होगा, ये ब्लास्ट, सीक्वेंस अलाइनमेंट हम लास्ट में कर सकते हैं। हाँ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब देखो दो ऑप्शन से वैसे इसको निकालना थोड़ा सा आसान था, नहीं दो ऑप्शन से नहीं निकलेगा ये। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर पबमेड में कर सकते हैं हमें, तुमको पता ही होगा पबमेड जो है एक पूरा का पूरा आपके एनसीबीआई का सेटअप है जिसमें हम यही बात करते हैं, अलग अलग तरह के साइटेशंस वगैरह इनको स्टडी कर लेते हैं जिससे इनको पता चल जाता है। तो साइंटिफिक लिटरेचर का डेटाबेस है आपका क्या, पबमेड। दो तो हो गए लेकिन अभी दो पता करना है। एक हमको पता करना है कि स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए क्या यूज करें, फोल्ड प्रेडिक्शन के लिए क्या यूज करें। तो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है डाली या डेली, और डाली या डेली का क्या मतलब है, इट इज डिस्टेंस मैट्रिक्स अलाइनमेंट, जो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए यूज की जाती है, ALI अलाइनमेंट, ठीक है, डिस्टेंस मैट्रिक्स अलाइनमेंट उसके लिए यूज की जाती है स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के लिए। और जो रोसेटा है या रोसेट, ये आपका बेसिकली एक सूट है, बेसिकली रोसेटा या रोसेट सॉफ्टवेयर सूट, और ये बेसिकली आपका क्या करता है, 3 डायमेंशनल प्रोटीन के बारे में स्टडी करता है कि क्या उसमें, और मैक्रोमोलिकुलर मॉडलिंग, ये वर्ड याद रखना, इज मैक्रो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, और यूजुअली प्रोटीन्स में देखा जाता है रोसेटा, प्रोटीन्स में, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर मॉडलिंग प्रोटीन्स में। तो प्रिडिक्ट करता है ये बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, और इसी वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो रोसेटा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 2020 का पेपर, पहला सवाल, एक्यूरेसी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कैन बी एसेड यूजिंग टूल्स लाइक, तो उसके लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं वो होता है, पहला यहाँ पे जो आंसर है, पहला ही ऑप्शन है व्हाट इफ। व्हाट इफ फेनिक्स अपन ने बात की थी क्या थोड़ी देर पहले, नहीं इसके बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पे एक के बारे में बात हुई है वो है ब्लास्ट, जो हमको पता है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में बात करता है, बाकियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला है व्हाट इफ, ये अगेन आपका मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है कि हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई जो भी प्रोटीन है उसका सीक्वेंस या जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस हो किस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाएगा। तो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये जो आपको विजुअलाइज करके देता है कि ऐसा ऐसा दिखेगा भैया आपका प्रोटीन इस सीक्वेंस वाला। इसमें और चीजें याद रखनी है, ये आपको स्क्रैच से प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल डी नोवो, जैसे मैंने आईपैड पे नोट्स बनाए हैं उसी से देख के मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं चाहता तो वो डायरेक्टली दिखा सकता था लेकिन फिर उससे इतना एंगेजमेंट नहीं होता है, मैं चाहता हूँ तुम साथ साथ में इसको बनाते भी जाओ, प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और इसी वजह से इसमें हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्क्रैच से बना रहे तो पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कूट, तो बेसिकली कूट जो है ये आपका क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड है, जो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्रिस्टलोग्राफिक, अरे गलत जगह लगा था, क्रिस्टलोग्राफिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल किट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल किट। तो ये बेसिकली आपका जो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जैसे एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में याद होगा ना तुमको, जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू ही पता चला था, जैसे एक्स था उसमें, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा, रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के जो रिजल्ट्स थे, तो एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको ही हम यहाँ पे देखते हैं कूट सॉफ्टवेयर में। और आखिरी में बचा फेनिक्स, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करता है, डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेटअप होगा, डिटर्मिनेशन है इसका काम, फेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉसम मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर, ब्लॉसम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस, ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 2019, इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, 20 में पहला सवाल, ये अच्छा सवाल है, अ रिप्रेजेंटेटिव सीक्वेंस प्रोफाइल ऑफ अ गिवन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन इज टू बी यूज्ड, एक सीक्वेंस प्रोफाइल दे रखी है हमको, रिप्रेजेंटेटिव सीक्वेंस प्रोफाइल दे दी है हमको, किसकी, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन की। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन मतलब एक कोई प्रोटीन होगा,
या कुछ भी बोलो, फैक्टर बोल लो अभी के लिए। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन की एक हमको सीक्वेंस दे दी गई है, उसको यूज करना है हमको। क्या यूज करना है और क्यों यूज करना है? ताकि हम माइन कर सके। माइन कर सके मतलब निकाल सके, खोज सके रिलेटेड सीक्वेंस। किससे? ट्रेम्बल से। अब TREMBL के बारे में पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मैं पूरा समझाऊंगा, अभी रुकता है। द डेटाबेस टू बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द क्वेरी करस्पॉन्डिंग टू दिस फोल्ड इज। अब आपको ये बताना है कि आपको एक डेटाबेस यूज करना है ताकि आप इस फोल्ड, जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है आपका, वो उसका जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस ढूंढने के लिए आप कौन सा डेटाबेस यूज करोगे। देखो, अब पढ़ने में पहली बार जब आप सुनेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो हम बोलेंगे अच्छा न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन दिया है, हमको एक प्रोटीन दिया है, और उस प्रोटीन की हमको क्या करना है, सीक्वेंस के अगेंस्ट में ट्रेम्बल में क्या निकालना है, बताना है कि ट्रेम्बल में वो सीक्वेंस कौन सी होगी। तो डायरेक्टली ट्रेम्बल यूज कर लेते हैं और ट्रेम्बल यूज कर लेंगे और ट्रेम्बल में बता देंगे कि रिलेटेड सीक्वेंस ये है इस प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग की। बट ये आंसर गलत है। यू कैंट यूज ट्रेम्बल डायरेक्टली। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। ट्रेम्बल जो है इसके अंदर है ना सिर्फ ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस जो है उसका डेटा है, ठीक है। और ये EMBL का मतलब है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है यार इसके अंदर, है ना। बुरा भी लगता है थोड़ा बहुत। कुछ बढ़िया करेंगे, अपन भी कर ही रहे हैं वैसे तो, बढ़िया काम हो रहा है हमारा, बायोटेक डेवलप भी हो रहा है, बायोइन्फो भी डेवलप हो रहा है, बट काफी काम करने की जरूरत है अभी। तो EMBL का मतलब है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तुमको भी लगता है कि कभी कभी ऐसा सही है ना। नाउ सो ट्रांसलेटेड सीक्वेंस हम यहाँ पे ट्रायंगल में यूज करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे, जब हमको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन दे दिया ना, तो हमको यहाँ पे ये सीक्वेंस दे दी है। अब इस सीक्वेंस को अगेंस्ट में हमको ट्रांसलेटेड क्या अरेंजमेंट होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करें? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम यूज करेंगे पी फार्म। पी फार्म का मतलब होता है प्रोटीन फैमिली। क्या होता है पी फार्म का मतलब? प्रोटीन फैमिलीज। तो अब आपको एक बेसिक प्रोटीन दे दिया है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन के नाम से, उसके बेसिक से आपको सीक्वेंस पता है, ये देखो सीक्वेंस प्रोफाइल देगी जाएगी। तो अब क्या करोगे, आप उस सीक्वेंस के अगेंस्ट में प्रोटीन फैमिली में उसके जैसी और सीक्वेंसेस ढूंढने लगोगे। जब आपको उसके जैसी और सीक्वेंसेस मिल जाएगी तो फिर आप उसको यूज करके आगे की प्रोसेस कर सकते हो, और फिर हम कहानी बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। सो पी फैम जो है, बेसिकली पी फैम आपका एक स्पेशलाइज्ड, या तुम बोल सकते हो कि स्पेसिफिकली, स्पेशलाइज्ड लिखो, स्पेसिफिकली लिखते हैं, स्पेसिफिकली क्यूरेटेड डेटाबेस है ये, जिसमें हमारा मेन काम ही है कि हम इस तरह के सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं ना, और प्रोटीन फैमिली को ये सीक्वेंसेस बेसिस पे डिफाइन करके रखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इसका आंसर क्या हुआ, पी फार्म हुआ। बाकी चीजें भी फटाफट से देख लेते हैं। ट्रायंगल जो है या इसके अंदर ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस रहती है, और ये ना डायरेक्टली रॉ सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं। क्या सीक्वेंस करते हैं? ये रॉ सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर आपको रिलेटेड सीक्वेंस ढूंढना ट्रायंगल में डायरेक्टली क्या होगा, मुश्किल होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। उसके अलावा दूसरे जो वर्ड दे रखे हैं, इंटरप्रो। तो इंटरप्रो बेसिकली एक जंक्शन है या एक हब है जहाँ पे सारी चीजें आके मिलती है, और इस वजह से इसका कोई लेना देना नहीं है सीक्वेंस के बारे में। और जीन ऑन्टोलॉजी, इसमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात होगी, यहाँ पे हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, कि हम जीन्स को एनोटेट करते हैं यहाँ पे ऑन्टोलॉजी में। प्रोटीन सीक्वेंस प्रोफाइलिंग यूज नहीं करते यहाँ पे, याद रखना है बात, जीन एनोटेशन यूज किया जाता है। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, इसमें आया भी है। जीन एनोटेशन के लिए यूज करते हैं, जीन ऑन्टोलॉजी। याद है पहला सवाल एनोटेशन पे था ना 2023 में। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है। इसके लिए एक बेसिक सा एग्जांपल समझ सकते हो, तो कि आपके पास में न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग सीक्वेंस है, मान लो एक फिंगरप्रिंट है, आपको इससे रिलेवेंट फिंगरप्रिंट्स ढूंढना है, लेकिन आप डायरेक्टली फिंगरप्रिंट्स नहीं देख सकते हो, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जो ट्रायंगल में स्टोर्ड है वो रॉ है, और आपको इस फिंगरप्रिंट के अगेंस्ट वो डायरेक्टली नहीं मिलेगी। तो आपको पहले पी फार्म से निकालना पड़ेगी कुछ फिंगरप्रिंट्स, और उसके बाद आप उसके अलग अलग वर्जन जो है वो ट्रायंगल में देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम और आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाँ, फॉर जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस, जीन सेट enrichment analysis, differential express gene are grouped into broader functions. A typical tool or research for this purpose is, तो भैया जीन ऑन्टोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, डायरेक्ट आंसर भी होगा यहाँ पे, क्योंकि ब्लास्ट अगेंस्ट द एनआर डेटाबेस, तुम समझ ही रहे हो कि ये लोकल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पी फार्म प्रोटीन है, और प्रोडोम जो ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है। हमको बोला गया है क्या, अलग अलग जीन्स के बारे में बात करी, तो जीन ऑन्टोलॉजी, और जीन ऑन्टोलॉजी क्या कर रहा है, जीन एनोटेशन करेगा, और वो जो एनोटेशंस होंगे उसी के बेसिस पे हमको क्या होंगे, ब्रॉडर फंक्शन पता चलेंगे कि अच्छा ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है, या एक्सॉन, इंट्रॉन वगैरह बाकी सारी बातें, है ना। अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने सारी चीजें लिख दी है इसके बारे में। इज अ कंट्रोल्ड वोकेबुलरी स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एनोटेटिंग जीन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। और बाकी चीजें इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन, सेलुलर कंपोनेंट। ब्लास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दिया है, पी फार्म और प्रोडोम के बारे में भी दे दिया है थोड़ा बहुत, और जीएसई के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख दिया है कि क्या काम है इसका, जीएसईए है ना, जीएसईए है ना, अभी जीएसईए के बारे में बात की थी ना थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन जीएसईए पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टाइप ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम्स गिवन इन ग्रुप 1 टू ग्रुप 2। ये भी ऑलरेडी हो चुका है क्वेश्चन, है ना। ब्लास्ट 1, टी ब्लास्ट 10, टी ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट 10, सब पढ़ा अभी अपन ने, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट 10। तो ब्लास्ट 10 न्यूक्लियोटाइड अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड है, और ब्लास्ट भी यहाँ पे दिया नहीं है, वो क्या था आपका, प्रोटीन अगेंस्ट प्रोटीन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टू बी यूज्ड एज क्वेरी टू सर्च फॉर द सिमिलर प्रोटीन। तो न्यूक्लियोटाइड दे दिया है सीक्वेंस, और पूछा है कि प्रोटीन उसके अगेंस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो टी ब्लास्ट एक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे अभी पढ़ा था मैंने टी ब्लास्ट एक्स, है ना। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्वेरी है, उसको प्रोटीन के अगेंस्ट कराना है, अगेंस्ट अ सिमिलर प्रोटीन अगेंस्ट अ न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। हाँ, फिर आपका क्या आ गया, अगला क्वेश्चन क्या, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज टू बी यूज्ड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज कर रहे हो आप एज अ क्वेरी टू सर्च अगेंस्ट अ प्रोटीन डेटाबेस। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ अच्छा है, वो ध्यान आ गया मुझे। देखो ये ब्लास्ट एक्स का लिखा हुआ है, ये ब्लास्ट एक्स के बारे में हमने यही बात की थी कि आप एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज करोगे और प्रोटीन डेटाबेस के अगेंस्ट चलाओगे। यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज कर रहे हैं, प्रोटीन के अगेंस्ट चला रहे हैं, लेकिन प्रोटीन डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और ये डिफरेंस इस वाले वाले पूरे में लिखा हुआ है, ये रहा टी ब्लास्ट एक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 6 फ्रेम ट्रांसलेशन करवाते हैं न्यूक्लियोटाइड क्वेरी का। तो यहाँ पे हम प्रोटीन के अगेंस्ट बेसिकली प्रोटीन अरेंजमेंट करवा रहे हैं, और बेसिकली जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। तो ये थोड़ा सा रीड करना, अचानक से इसे एकदम से दिमाग में या एकदम से नहीं बैठेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो ब्लास्ट हमने पीछे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिया है, वहां पे इसको एक बार रिवाइज करो, और फिर ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, इन द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, वापस सेट्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंसेस के। अ रीजन ऑफ मल्टीपल इंसर्शन एंड डिलीशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना बहुत सारे इंडेल्स देखने को मिल रहे हैं हमको, जैसे हमारे सेट्स है प्रोटीन के, और हमको जगह जगह पे इंडेल्स देखने को मिल रहे हैं, या तो इंसर्शन देखने को मिल रहा है या डिलीशन देखने को मिल रहा है। तो इंडेल्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, वो पूछा गया है कि क्या उसके बारे में बात है कि वो इंडेल्स क्या बता रहे हैं आपको। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इतने इंडेल्स होंगे तो फिर वो प्रोटीन सर्वाइव कैसे कर रहा है, वो प्रोटीन फंक्शनल ही नहीं होगा, और वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा तो धीरे धीरे बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंस में अगर हमको इंडेल्स दिख रहे हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बरीड रीजन इन द प्रोटीन, बरीड रीजन इन द प्रोटीन, सेम बात वही हो गई कि फिर से नॉन फंक्शनल हो जाएगा प्रोटीन। इतने सारे इंडेल्स मिलने का मेजर कारण क्या है आपका, कुछ और है। यहाँ पे ये दोनों फंक्शनैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत है। अ सरफेस रैंडम कॉइल रीजन, ये हो सकता है, अब डिपेंड करता है सरफेस रैंडम कॉइल रीजन है या मोटिफ है, क्योंकि दोनों ही आंसर पॉसिबल है इन रियलिटी। मोटिफ पे हो सकता है कि मोटिफ जो है, जब तक इसका जो ओवरऑल फंक्शन है, प्रोटीन के ओवरऑल फंक्शन पे अगर इस मोटिफ के मल्टीपल इंसर्शन और डिलीशन से कोई फंक्शन नहीं मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर मोटिफ में मल्टीपल इंसर्शन डिलीशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्होंने ये बताया ही नहीं कि मल्टीपल इंसर्शन डिलीशन है तो सही, बट उसका साइज क्या है, मतलब वो बड़े इंसर्शन डिलीशन है या छोटे छोटे इंसर्शन डिलीशन है। छोटे छोटे इंसर्शन डिलीशन है तो वो आपके क्या होंगे, अल्टीमेटली मोटिफ में देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटिफ जो है उसका ओवरऑल फंक्शन पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, रैंडम सरफेस कॉइल रीजन जो है, या सॉरी सरफेस रैंडम कॉइल रीजन जो है, स्मॉलर इंडेल्स अगर हैं तो फिर वो आपके इस पर दिख जाएंगे। तो हम मान के चल रहे कि छोटे ही, क्योंकि होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंसेस है तो छोटे इंडेल्स हैं, और इसीलिए जो सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो क्या है हमारे पास में, सरफेस रैंडम कॉइल रीजन है ये। मोटिफ के अंदर बड़े इंडेल्स होते तो हम मोटिफ पे जाते हैं, और ओवरऑल फंक्शन पे इंपैक्ट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, a novel protein from a deep sea archaebacterium was identified and sequenced. The sequence is expected to be widely divergent from the known sequence. Okay, एक नया प्रोटीन मिला आर्कीबैक्टीरिया से, जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस है उसकी वो बहुत ज्यादा दूर है आपके नोन सीक्वेंस से। तो विच स्कोरिंग मैट्रिक्स विल प्रोड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट इन द सर्च फॉर होमोलॉग्स इन द एनसीबीआई डेटाबेस। ऑब्वियसली तुम इसके बारे में जानते हो, क्या देखेंगे अपन, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो पैम 250, और मैंने अभी तुमको बताया था कि 250 का मतलब क्या है कि आप, क्योंकि ये जो डिफरेंस आया है वाइडली डाइवर्जेंट फ्रॉम द नोन सीक्वेंस, तो आपको बहुत लॉन्ग पीरियड लेना पड़ेगा, और लॉन्ग पीरियड लेने के लिए हम क्या लेंगे, पैम 1 ये 250। 1 जो है, 1 का मतलब क्या है कि एक सब्सटीट्यूशन
100 अमीनो एसिड पे, तो ये तो बहुत छोटी बात हो गई, थोड़े से समय में हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट के लिए तो लंबा पीरियड चाहिए ना। और ब्लॉसम जो है, ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो, ये अलग अलग वर्जन है 90 और 82। ब्लॉसम जो है ये क्या करता है, सब्सटीट्यूशन मैट्रिक्स रन करवाता है, तो इसका कोई लेना देना भी नहीं बनता, ये हमारा काम नहीं कर पाएगा बेसिकली, और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो पैम 250 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगली कहानी पे चलते हैं। अरे हो गया, ओके, सो दिस वाज ऑल। अगली कहानी जो है आपकी वो है एनवायरमेंटल बायोटेक पार्ट 1, जो कि आज, जैसे ये अभी 7 बजे अपलोड होगा, तो मैं इसको सुबह 10 बजे के आसपास एनवायरमेंटल बायोटेक भी आपको दे दूंगा, 10 से 11 के बीच में। तो इसी के साथ में आज की कहानी यहाँ खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड सम पॉइंट्स। एक वीक बचा है ना, आज संडे है और अगले संडे तुम लोगों का पेपर है। आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।